नमस्कार दोस्तों, मैं दीपशिका। आज इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट जो कि अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर को लेकर के है, उसके बारे में डिस्कस करूंगी। जैसा कि आप लोग बैंक से या फिर कोई भी ऑनलाइन ऐप से जब आप लोन लेते हो तो लोन लेते टाइम एक एग्रीमेंट आपका होता है, उस चाहे वो रिटर्न में हो चाहे ऑनलाइन ऐप के थ्रू हो, जिसमें एक क्लॉज होता है जो कि होता है आर्बिट्रेटर का क्लॉज। अब ये आर्बिट्रेटर का क्लॉज क्या होता है वो मैं आपको अपनी पुरानी वीडियोस में बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो में भी आपको कुछ थोड़ा सा बताऊंगी इसके बारे में कि जब भी आपके बीच में एग्रीमेंट होता है और उसमें जो क्लॉज होता है उसमें कुछ एसेंशियल पॉइंट्स होते हैं। जब आपके एग्रीमेंट में आर्बिट्रेटर का क्लॉज होता है तभी आर्बिट्रेटर की जो आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल में जाकर के आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग जो है वो की जा सकती है। सबसे पहला जो एलिमेंट होता है वो यही होता है कि क्लॉज होना बहुत ज़रूरी है आपके एग्रीमेंट में आर्बिट्रेटर का। सेकंड एसेंशियल एलिमेंट जो होता है वो ये होता है कि जो ज्यूरिसडिक्शन, मतलब कि जो आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग हो रही है वो किस ज्यूरिसडिक्शन में होगी, वो भी उसमें मेंशन होना चाहिए उस एग्रीमेंट में। और थर्ड आपका जो एलिमेंट होता है वो होता है लैंग्वेज का, कि जो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग हो रही है और वो जो प्रोसीडिंग हो रही है वो किस लैंग्वेज में हो रही है, इंग्लिश में हो रही है, हिंदी में हो रही है, वो पहले ही आपका उस एग्रीमेंट में डिसाइडेड होता है। और फिर उसी के बेस पे ही जो आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग होती है इन फ्यूचर, अगर कोई भी आप दोनों के बीच में कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है तो ये आर्बिट्रेशन का जो क्लॉज होता है उसको देखते हुए ही ये प्रोसीडिंग आगे होती है। सबसे पहले तो आप कभी भी इस तरह का कोई भी आर्बिट्रेशन का नोटिस अगर आपके पास में आता है तो सबसे पहले आप अपने एग्रीमेंट में देखें कि क्या आर्बिट्रेशन का क्लॉज आपके एग्रीमेंट में है, क्या उसके तहत ही आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग हो रही है। अगर आर्बिट्रेशन का क्लॉज नहीं है तो आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग अगर हो भी रही है तो उसकी कोई मतलब मान्यता ही नहीं है। तो चलिए, ये तो हो गया कि क्लॉज आपके एग्रीमेंट में होगा। अब हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो लेटेस्ट जजमेंट क्या है अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर को लेकर के। तो अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो कृपया वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए चलते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट है वो 8 नवंबर 2024 को आया था, जिसमें जो अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर है उसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था। अब क्या है कि जितनी भी ये एनबीएफसी कंपनीज हैं या जो भी बैंक्स हैं या जितने भी ये जो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर्स हैं जो एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये एक तरफा जो अपॉइंटमेंट करते हैं आर्बिट्रेटर का, उसी को लेकर के ही सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है। अब आपको भी पता है कि एक तरफा अपॉइंटमेंट अगर होता है तो कहीं ना कहीं इसमें जो यूनिलेटरल जिससे बोला जाता है कि किसी भी आर्बिट्रेटर की नियुक्ति अगर किसी भी ऐसी पार्टी के थ्रू होती है जिसका खुद का इंटरेस्ट उसमें है, तो वहाँ पे बहुत सी पॉसिबिलिटी होती है कि जो ये प्रोसीडिंग होती है कहीं ना कहीं फेयरनेस नहीं होती है, इसमें इंडिपेंडेंस नहीं होती है इसमें, या पार्शियलिटी हो सकती है, बायस्ड हो सकती है। तो उसको देखते हुए ही जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, और उस जजमेंट में जब जब सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा और सबसे पहले जो इश्यूज रेज किए थे, वो सबसे पहला इश्यूज यही था कि जो आर्बिट्रेटर की प्रोसीडिंग जब हो रही है उस टाइम पे जो अपॉइंटमेंट हुआ है आर्बिट्रेटर का, वो क्या अपॉइंटमेंट दोनों पार्टीज जो एग्रीमेंट में दोनों पार्टीज हैं उन दोनों की कंसेंट से हुआ है। 5 जजेस की बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, जहाँ पे यहाँ पे जो फ्रेम हुए थे इश्यूज, वो सबसे पहला इशू क्या था, जो यूनिलेटरल अपॉइंटमेंट इज वैलिड व्हेन अ पार्टी हु हैज इंटरेस्ट इन द डिस्प्यूट। दैट मीन्स कि अगर कोई भी पार्टी एक तरफा किसी भी आर्बिट्रेटर को नियुक्त करती है तो उसका अपना कोई इंटरेस्ट तो नहीं है, अगर है तो उसके आधार पे वो आगे क्या जजमेंट देते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। सेकंड था कि प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ पार्टीज अप्लाइज। क्या प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट अप्लाई हो रहा है यहाँ पर, ये था आपका सेकंड इशू। थर्ड इशू आपका था एन अपॉइंटमेंट प्रोसेस इन अ पब्लिक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट विच अलाउज अ गवर्नमेंट एंटिटी to unilaterally appoint a sole arbitrator or majority of arbitrator of the arbitral tribunal is violation of article 14। मतलब कि कोई भी जो भी आर्बिट्रेशन की जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस हो रहा है उसमें अगर जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो क्या जो आर्टिकल 14 है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का,
उसका वायलेशन तो नहीं है। तो ये जो 3 इश्यूज फ्रेम किए गए थे, इसके आधार पे ही सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था और ये पाया था कि जो जो भी अपॉइंटमेंट हुआ है उसमें एक पार्टी का खुद का जो इंडिविजुअल जो पार्टी का इंटरेस्ट है, उसने अगर यूनिलेटरली मतलब एक तरफा अगर जो आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया है, वो जो भी अगर किया है तो वो वॉइड होगा, इनवैलिड होगा। सेकंड, क्योंकि इसमें इक्वल ट्रीटमेंट नहीं है, फेयरनेस नहीं है, ठीक है। तो अगर इक्वलिटी, इंडिपेंडेंसी या फेयरनेस ना हो किसी भी एग्रीमेंट में, तो वो कहीं ना कहीं प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट, जो प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट है, उसको वायलेट करता है। तीसरा, आपका आर्टिकल 14 का अगर वायलेशन होगा तो भी जो अपॉइंटमेंट हुआ है आर्बिट्रेटर का, वो वॉइड या इनवैलिड हो जाएगा। तो जैसा कि जब आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने की बात आती है, तो ऐसा कौन सा जो सेक्शन है आर्बिट्रेशन एंड कंसाइलेशन एक्ट में जिसमें ये पावर दी जाती है किसी भी पार्टी को कि आर्बिट्रेटर आप अपॉइंट कर सकते हो, तो जो आपका सेक्शन 9 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसाइलेशन एक्ट है, जिसमें पार्टी को ये पावर दी जाती है जिसमें आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जा सकता है। बट यूनिलेटरली अपॉइंट करने के लिए ही ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, जिसमें जो पब्लिक पॉलिसी का जो उल्लंघन है, जैसा कि कोई भी ऐसा क्लॉज जो अलाउ करता है एक पार्टी को अपॉइंट यूनिलेटरली अपॉइंट करने के लिए, में वायलेट द पब्लिक पॉलिसी। तो इस तरह का कोई भी अपॉइंटमेंट अगर होता है वो वायलेशन है पब्लिक पॉलिसी का, तो इस तरह का कोई भी अपॉइंटमेंट है वो वैलिड नहीं होता है। तो यही आपका 8 नवंबर 2024 को ये लेटेस्ट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया था, जिसमें ये बताया गया था कि यूनिलेटरली अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर बाय अ इंटरेस्टेड पार्टी इज इनवैलिड। जैसा कि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग परेशान है कि आर्बिट्रेशन का नोटिस अगर आया तो हमें करना क्या चाहिए। तो जब भी आपके पास आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है, तो सबसे पहले हमारा जो डिफेंस ऑफ, जो स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस होता है, जिसे हम ऑब्जेक्शन भी कहते हैं, वो हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर को लेके ही होना चाहिए और हमें ये ऑब्जेक्शन ज़रूर फाइल करना चाहिए, जिससे कि हमारा एक डिफेंस रेडी होता है, जिसके आधार पर हम आगे फ्यूचर में कैंसिल आर्बिट्रल जो अवार्ड अगर पास भी हुआ होता है या किसी भी तरीके की प्रोसीडिंग अगर चल रही है, इस तरह की आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग है, उसको चैलेंज अगर करना हो, तो ये जो डिफेंस होता है ये हमें सबसे पहला हमारा डिफेंस जो है हमारा एक ग्राउंड बन जाता है ये चैलेंज करने के लिए। तो सबसे पहले ऑब्जेक्शन ज़रूर लें। सेकेंड, जब इस तरह का अपॉइंटमेंट, मान लीजिए कोई भी अपॉइंटमेंट अगर आपका आर्बिट्रेशन एंड कंसाइलेशन एक्ट में अगर किसी भी पार्टी को, जैसे कि इन फ्यूचर कोई भी डिस्प्यूट अराइज हुआ हो और किसी भी पार्टी को आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना है, तो उसे हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में सेक्शन 11(6) की एक एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। उसके थ्रू वो अगर आर्बिट्रेटर अपॉइंट करके आता है, तो जो क्लॉज है या जो आर्बिट्रेटर है वो वैलिड आर्बिट्रेशन क्लॉज हो जाता है। तो अगर उसको लेकर के अगर वो आता है तो क्लॉज वैलिड होता है, अदरवाइज जो क्लॉज हमारा क्या होगा, अपॉइंटमेंट जो होगा वो इनवैलिड हो जाएगा। अब क्या होता है कि हमें वेवर भी मिलता है। वेवर कैसा? वेवर अपॉइंटमेंट को लेकर के। तो वो जो वेवर हमें मिलता है वो सेक्शन 12(5) जो आर्बिट्रेशन एंड कंसाइलेशन एक्ट है, जिसमें हमें वेवर ऑफ ऑब्जेक्शन मिलता है अपॉइंटमेंट को लेकर। इसमें ऑब्जेक्शन किस बेस पर मिलता है कि जो आपका आर्बिट्रेशन कंसाइलेशन एक्ट के जो शेड्यूल 7 में कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं आर्बिट्रेटर को लेकर के कि किसी भी आर्बिट्रेटर का पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए उस सब्जेक्ट मैटर को लेकर, डिस्प्यूट जो हो रखा है उसमें, या फिर किसी भी तरह का जो इंटरेस्टेड पार्टी है उसके साथ कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, या उसका कोई किसी भी तरह के रिलेशन, चाहे वो लीगल रिलेशन हो चाहे कोई पर्सनल रिलेशन हो, इस तरह का कोई भी रिलेशन अगर होता है तो इससे क्या होता है, बहुत से चांसेस होते हैं कि जो वो आर्बिट्रेटर होता है वो बायस्ड होता है। तो 12(5) जो सेक्शन 12(5) दिया हुआ है आर्बिट्रेशन कंसाइलेशन में, वो वेवर ऑफ ऑब्जेक्शन जो है वो अपॉइंटमेंट को लेकर के इसी सेक्शन में दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये आपके सेक्शंस है आर्बिट्रेशन एंड कंसाइलेशन एक्ट में ये दिए हैं, जिसमें आप ये ऑब्जेक्शंस भी ले सकते हो, या फिर अगर कोई ऑब्जेक्शन आप बनाते हो तो अगर आपको पता है कि इस तरह का बायस्ड होने के चांसेस है, तो आप ये इस सेक्शन के तहत वहाँ पे ऑब्जेक्शन ले सकते हो। जो मैंने आपको बताया था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने 3 जो इश्यूज लिए थे, जिसमें सबसे पहला इश्यूज था आपका कि कोई भी इंटरेस्टेड पार्टी,
ठीक है। अगर किसी भी पार्टी का अगर उस पर्टिकुलर डिस्प्यूट में इंटरेस्ट है तो वो यूनिलेटरली अपॉइंट नहीं कर सकती है। जो सेकेंड इशू मैंने बताया था कि इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियल जो प्रोसीडिंग है वो इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल होनी चाहिए, तो वो कौन से सेक्शन में आता है? वो आता है आपका सेक्शन 12(5) ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कैंसलेशन एक्ट। किसी भी तरह का इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियल प्रोसीडिंग नहीं हो रही हो तो इस सेक्शन के तहत मतलब आप जो आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग हो रही है वो इनवैलिड हो जाती है। थर्ड आपका जो मैंने बताया था कि इक्वालिटी एंड फेयरनेस। अब इक्वालिटी एंड फेयरनेस वो आपका सेक्शन 18 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसलेशन एक्ट में दिया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि जो भी प्रोसीडिंग हो रही है उसमें एक इक्वालिटी ऑफ फेयरनेस होना चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट दोनों पार्टीज को का इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, जो कि आपका प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को बताता है। और किसी भी तरीके का आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 14 है उसका वायलेशन नहीं होना चाहिए। तो ये जो कुछ इश्यूज और पॉइंट्स थे जिसके बेस पे हमें ऑब्जेक्शंस लेने होते हैं, या फिर आप दोनों पार्टीज का कंसेंट ना हो, तो इस तरह के ऑब्जेक्शंस आर्बिट्रेशन के प्रोसीडिंग्स में हम लेते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने लेटेस्ट जजमेंट में इसी जो एक तरफा नियुक्ति को लेकर के जो जजमेंट दिया है, इसमें बहुत से जो लोग हैं जिनको आर्बिट्रेशन नोटिस आने के बाद इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो मैं सभी से यही कहूँगी कि आप अपना ऑब्जेक्शन लेकर के अपना ऑब्जेक्शन फाइल करें और अपने जो भी ये राइट्स हैं इनको यूज़ करते हुए, और इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि ये बायस्ड होते हैं और बायस होकर के एक तरफा प्रोसीडिंग्स करते हैं। तो आज के लिए वीडियो यही। नमस्कार।